हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। देखिए, जो है हम कर रहे थे क्या, फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे। ठीक है, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किए थे। जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ लेक्चर हो भी चुका है। देखिए, अगर नहीं देखें तो जाके देखिए ज़रूर वीडियो। ठीक है, अभी देखिए एक चीज़ याद आ गई है कि अभी अभी पता चला कि यूपी पीसीएस जो है पोस्टपोन्ड हो गया है। चलिए, तो अभी आपको 2-3 महीने का और टाइम मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको प्रिपेयर कीजिए, इस बार एकदम क्वालिफाई कर दीजिए। देखिए, आइए देखिए, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस करना था हमको। इंडोजेनेटिक फोर्सेस तो कर चुके हैं। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कर लेते हैं। देखिए, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में सबसे पहले आइए हम देखें क्या क्या देखेंगे। तो देखिए, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है, ठीक है, वो दो प्रकार की होती है। डिग्रेडिंग या डाउन वेस्टिंग जो है। ठीक, ये मतलब रिडक्शन इन हाइट है। हाइट में जब रिडक्शन होता है किसी भी लैंडफॉर्म के, ठीक है, किसी भी लैंडफॉर्म के अगर जो हाइट में रिडक्शन होगा, रिडक्शन इन हाइट में जब रिडक्शन होगा, ठीक है, तो उसको जो है हम बोलते हैं क्या, डाउन वेस्टिंग। ठीक, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, लेवलिंग फोर्सेस होती हैं। लेवलिंग फोर्सेस का मतलब ये वो लेवल मेंटेन करते हैं। ठीक, इंडोजेनेटिक जो फोर्सेस होती थी, आप देखते थे कि वो ऊपर के तरफ जो है लैंडफॉर्म को ढकेल देती थी, नया लैंडफॉर्म फॉर्म होता था। तो वो एक तरह की एबनॉर्मलिटी, अगर जो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तब देखिए, अर्थ क्रस्ट जो है एक प्लेन है। आप अगर जो कंसिडर करें तो एक प्लेन होनी चाहिए राउंड, ठीक है, क्योंकि अर्थ राउंड है तो एक राउंड प्लेन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। वो जो है कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वही एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है। तो उस एबनॉर्मलिटी को लेवल करने में जो है हेल्प करता है एक्सोजेनेटिक फोर्स, इसलिए इसको लेवलिंग फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक, एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है 2 टाइप की होती है। तो आप ध्यान दीजिए, पहली टाइप जो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, वो है वेदरिंग, और एक है इरोजन। इस वाली वीडियो में जो है वेदरिंग वाला पार्ट हम कर लेंगे सारा का सारा, उसके बाद जो है इरोजन वाला पार्ट करेंगे। देखिए, तो वेदरिंग प्लस इरोजन जो है, वेदरिंग और इरोजन जब साथ में होता है तो उसको डेनुडेशन बोलते हैं। डेनुडेशन या डेनुडेशन सुने होंगे, नहीं तो डेनुडेशन क्रोनोलॉजी सुने होंगे। जो लोग जियोग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उन्होंने जरूर सुना होगा डेनुडेशनल क्रोनोलॉजी के बारे में। चलिए, इतना डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है जीएस के लिए। ठीक है, और या फिर इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं, डेनुडेशन या डिग्रेडेशन, वेदरिंग और इरोजन जब साथ में होगा। ठीक है, तो अगर ये एक लैंडफॉर्म है, आप कंसीडर कीजिए कि ये कोई भी माउंटेन है। ठीक, तो माउंटेन यहाँ तक जो है राइज हुआ है, समझिए कि ग्राउंड लेवल से अगर जो 1000 मीटर पे है, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि अगर जो इस पे जो है एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लग रही हैं, तो ये 5 mm, ये इस वाला पहले यहाँ था, ठीक, इस वाले पॉइंट पे, अब इस वाले पॉइंट पे, तो 5 मीटर पर ईयर जो है वो है नीचे जा रहा है। ऐसे ही आप हिमालयास तो अभी अपराइजिंग में है, लेकिन अदर माउंटेन्स जो हैं, अरावली वगैरह, तो आप उनकी स्टडी अगर जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ सेंटीमीटर वो हर साल नीचे जाते हैं। ठीक है, अरावली तो अब काफ़ी पुराना होगा। चलिए देखिए क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन दी है, द प्रेजेंट रेट ऑफ डेनुडेशन, कह रहा है द प्रेजेंट रेट ऑफ डेनुडेशन प्रोसेस कैन हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ एनी लैंडफॉर्म। दिस इज नोन एज डेनुडेशन क्रोनोलॉजी। इट इज इंपॉर्टेंट टूल इन जियोमॉर्फोलॉजी। कह रहा है देखिए, जो प्रेजेंट रेट है डेनुडेशन प्रोसेस का जो प्रेजेंट रेट है, जिस रेट से डेनुडेशन हो रहा है, ठीक है, वो हेल्प कर सकता है हमको अपनी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में। रिकंस्ट्रक्ट करने में कैसे, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 मीटर अगर जो ये 1 साल में डाउन हुआ था, ठीक है, तो 1000 साल पहले कहाँ रहा होगा। तो इससे जो हमको हिस्ट्री का पता चल जाएगा। ठीक है, 5-5 मीटर पर ईयर के अकॉर्डिंग जो उसमें ऐड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि पहले कैसा रहा होगा, लैंडफॉर्म कितनी हाइट रही होगी उसकी। तो ये जो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, इसी को जो डेनुडेशनल क्रोनोलॉजी बोलाता है। देखिए, डेनुडेशन क्रोनोलॉजी इसी को बोलाता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर देख लेंगे। ठीक, इट इज इंपॉर्टेंट टूल, और ये कह रहा है कि ये जियोमॉर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंट टूल है। आपको बस इतना ही जानना है, इसके आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शनल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अगला पॉइंट देखिए, हमको वेदरिंग पढ़ना है। ठीक, देखते हैं वेदरिंग क्या है। तो वेदरिंग जो है वो डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स है। ये रॉक अगर जो एक सिंगल रॉक था यहाँ, ठीक,
तो ये फिर कोई प्रोसेस इस पे एक्ट की और ये 4 पीसेस में डिवाइड हो गया, इसी तरह कुछ और प्रोसेस एक्ट की तो 9 पीसेस में डिवाइड हो गया, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रेकडाउन जो हो रहा है रॉक में, ठीक है, इसको वेदरिंग बोलते हैं, ठीक। और अगर यही पीसेस जो है वो ट्रांसलोकेट होने लगे, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, एरो बता रही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे किसी भी चीज के थ्रू, विंड के थ्रू या फिर जो है वाटर के थ्रू, ठीक। डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ये हैं जिनसे जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं जिनसे ये ट्रेवल करते हैं, ये चीज हम इरोजन में पढ़ेंगे। तो इरोजन जो है, इरोजन यही चीज है, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल ऑफ रॉक्स। तो देखिए कह रहा है रॉक्स का डिसइंटीग्रेट होना वेदरिंग है, और उस डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना या ट्रांसलोकेट होना इरोजन है, ठीक। अभी देखिए क्या कह रहा है, इरोजन इज द मोर इंपॉर्टेंट इन रिडक्शन ऑफ द हाइट ऑफ माउंटेन। कह रहा है इरोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इरोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, ये अगर जो आपको जानना है तो ये आप देखते रहिए, आगे आपको समझा दिया जाएगा। या फिर आप ऐसे समझिए, देखिए अगर एक माउंटेन है, ठीक, और यहाँ पे जो है वेदरिंग हुई, ठीक, रॉक डिफरेंट पार्ट में हो गए और यहाँ से इरोजन स्टार्ट हुआ और ये पार्ट नीचे जाने लगा, तो आप देखिए जब ये जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक। तो साथ वाले को भी जो है वेदर करते हुए जाएगा, ठीक, इरोड करते हुए जाएगा और इसको इरोड करते हुए अपने साथ ले जाएगा, तो इसके कटने की रेट जो है इस वाले स्लोप की वो काफी बढ़ जाएगी, काफी इंक्रीज हो जाएगी इस वाले स्लोप की कटने की रेट, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा जो है इरोजन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है, हाइट रिडक्शन में माउंटेन की। देखिए वेदरिंग क्या है, वेदरिंग फैसिलिटेट्स या एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इरोजन। वेदरिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है या एक्सेलरेट करता है, ये चीज ध्यान रखेंगे कि फैसिलिटेट या एक्सेलरेट कर देता है इरोजन के प्रोसेस को, ठीक। अब देखिए डिसइंटीग्रेशन के फैक्टर्स कितने हैं। तो टाइप ऑफ वेदरिंग अगर जो आप देखेंगे तो डिसइंटीग्रेशन जो है देखिए वो डिफरेंट फैक्टर पे जो है डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ वेदरिंग देखिए तो वही आपको जो है देखिए कितनी टाइप की होती है, तो 4 टाइप की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग, ठीक। तभी देखिए फिजिकल वेदरिंग मतलब जो फिजिकल फोर्सेस एक्ट करती हैं वो है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग जो केमिकली जो है होगा वो है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग तो जो फ्लोरा और फाउना के चलते जो है वेदरिंग होती है, ठीक है, उसको बोलता है। और एंथ्रोपोजेनिक जो मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैन मेड है, जैसे माइनिंग है, ठीक, माइनिंग डिफरेंट टाइप की, आयरन माइनिंग, कोल माइनिंग है, कॉपर माइनिंग है, इनसे भी तो जो है इरोजन होता है, ठीक। तो अभी आप ये देखिए वेदरिंग होती है, सॉरी, तो ये देखिए आपके लिए जो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये दोनों पार्ट जो है ऑप्शनल में पढ़ना ज्यादा है। बायोलॉजिकल वेदरिंग तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर एक रॉक है, ठीक, उस रॉक के ऊपर अगर जो सपोज कीजिए कि एक पेड़ जम गया, जैसे आप देखते होंगे घर पे भी पेड़ वगैरह जम जाते हैं, नहीं तो कभी छत वगैरह पे कहीं पे हल्का पानी इकट्ठा होने लगा तो छोटा पीपल का पेड़ और ये सब जो है जमने लगता है, तो वो उसकी रूट्स जो है वो पहले पेनिट्रेट कर देती हैं ईंटों में, ठीक। फिर वो जब पेड़ बड़ा होने लगता है तो रूट्स जो है वो चौड़ी होने लगती हैं और ऐसे करते करते कुछ दिन बाद जो है वो वाली दीवार ही ढह जाती है। तो इसी तरह रॉक के साथ भी होता है। अगर जो रॉक है सपोज कीजिए, ठीक, एक रॉक है, ठीक, ऐसा रॉक है, रॉक के ऊपर अगर जो पेड़ है तो वो धीरे से पहले रूट्स उसको पेनिट्रेट करेगा, रॉक को बीच में से मानिए कुछ रूट्स रॉक के अंदर चली गई, कहीं पे हल्का क्रैक वगैरह है तो, ठीक, और फिर उसमें चली जाएंगी और फिर वो रूट्स मोटी होने लगेंगी और धीरे धीरे और क्रैक बड़ा होता जाएगा, और इस तरह करके जो है वो जो एक स्टोन था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2-4 क्रैक होंगे तो 5-6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से वेदरिंग को फैसिलिटेट कर देगा। तो ये जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग तो समझ पा रहे हैं, माइनिंग करने के लिए हम खुद ही ड्रिल करके और उसमें वेदरिंग कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। अभी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग पे। तो फिजिकल में देखिए, फिजिकल जो है एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करता है, कह रहा है फिजिकल जो है एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करता है, और केमिकल जो है वो चेंज इन कंपोजिशन है कि रॉक का जो है कंपोजिशन कैसा है, ठीक है, और उस पर रिएक्शन कैसी हो रही है। कोई किसी भी टाइप के रॉक, जैसे लाइमस्टोन वाटर के लिए रिएक्टिव होता है, ठीक है, CaCO3 जो होता है उसका कंपोजिशन होता है, ठीक है, तो वो जो है वाटर के साथ घुल जाता है, ठीक। इसी तरह कोई रॉक है जो रिच इन आयरन है, वहाँ पे क्या बोलते हैं मॉइस्ट कंडीशन है, ठीक है, तो वहाँ पे उसमें रस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह की बात कर रहा है। अभी देखिए आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल वेदरिंग को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए
देखिए एक केमिकल वेदरिंग है, तो केमिकल वेदरिंग कह रहा है ड्यू टू केमिकल चेंज होता है, ठीक है, केमिकल चेंज के चलते जो है केमिकल वेदरिंग होती है, ठीक। तो अभी देखिए एक अगर जो रॉक था, सपोज कीजिए एक रॉक है, ठीक है, और यह आयरन ही है, मतलब इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है इस रॉक में, ठीक। तो देखिए अगर जो मॉइस्चर से एक्सपोज हो गया, ये अगर जो मॉइस्चर है, देखिए ब्लू डॉट्स जो दिख रही हैं, तो इस पर रस्टिंग हो जाएगी और फिर रस्ट झड़ने लगेगा और फिर नई लेयर इसकी एक्सपोज होगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये भी एक टाइप की वेदरिंग हुई। ये कह रहा है कि आयरन जब वाटर के साथ मिलता है तो रस्ट का फॉर्मेशन करता है और एक तरह की वेदरिंग बनाता है, तो ये केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है, ठीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग इज कंपोजिशन ऑफ रॉक, कि रॉक की कंपोजिशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रॉक की कंपोजिशन क्या है, रॉक में आयरन ज़्यादा है, लाइमस्टोन ज़्यादा है या फिर कुछ और है, ठीक। तो अभी वाले हमको जो पढ़ना है उसमें लाइमस्टोन वाली टोपोग्राफी जो हमको पढ़नी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आइए लाइमस्टोन पे फोकस करते हैं। तो देखिए लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का कंपोजिशन जो है CaCO3 होता है, ठीक ठीक। लाइमस्टोन समझ पा रहे हैं, हिंदी में चूना पत्थर, ठीक है, CaCO3, हाँ, तो बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे देखते हैं वो वाटर जैसे पड़ता है चूना पत्थर में तो वो फिर रिएक्ट करने लगता है और डिसइंटीग्रेट होने लगता है, बार बार कहीं छेद हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अगर जो कभी आपने घर पे चूना वगैरह कराया होगा तो उसमें चूना पत्थर आता है, नहीं करा उसके लिए, अब तो पाउडर आ रहा है, खैर पहले पत्थर आता था, तो वो वाली प्रोसेस जो है उसकी बात कर रहा है। देखिए तो देखिए लाइमस्टोन है, ठीक। देखिए अगर जो ह्यूमिडिटी है लाइमस्टोन में कह रहा है, ठीक, तो आप देखिए लाइमस्टोन डिजोल्व हो जाता है वाटर के साथ, जितना जो वाटर के साथ जो है इसका डिजोल्व रेशियो काफ़ी हाई है, ठीक। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ क्या कह रहा है, केमिकल वेदरिंग, और ये केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल फॉर्म करता है। देखिए अगर जो ये माउंटेन है, ठीक, ये माउंटेन है और ये माउंटेन जो है अगर आप हम ये मान के चले कि लाइमस्टोन कंपोजिशन का है, ठीक, तो यहाँ पे अगर जो बारिश हो गई, ठीक, तो ये देखिए यहाँ से जो है ये डिसइंटीग्रेट हो गया या टूट गया है, ठीक। तो ये टूट गया क्योंकि यहाँ से पानी कुछ चला गया होगा और पानी जो है यहाँ से छेदते हुए निकल गया होगा यहाँ से, और ये वाला पोर्शन पूरा कट के बाहर निकल जाएगा और ये निकल जाएगा तो ये मूवमेंट हो जाएगी, तो ये जो है लैंड स्लाइड को फॉर्म ले लेगा, पूरा लैंड ही निकलेगा यहाँ से, धक नहीं नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक। तो देखिए तो रिच इन लाइमस्टोन, ये कह रहा है कि ये लाइमस्टोन में अगर जो रिच है तो ये वो बारिश हुई है और फिर ये टूट के नीचे बह गया तो इसको लैंडस्लाइड बोल दे रहे हैं, ठीक। और जो ये लाइमस्टोन से बना हुआ है ये जो पहाड़ है, इस तरह की जो टोपोग्राफी होती है उसको कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, कार्स्ट, जी हाँ, KARST, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक। देखिए तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखे हैं इसके बारे में, तो ये देखिए कह रहा है अ माउंटेन विच इज रिच इन द लाइमस्टोन, कह रहा है जो माउंटेन रिच होता है लाइमस्टोन में, किसमें, लाइमस्टोन में रिच होता है, तो उसको बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी, ठीक। और कह रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड आर मोर इन कह रहा है कि लैंडस्लाइड की जो है पॉसिबिलिटी है वो मोर होती है इस रीजन में, ठीक। इस तरह के जो रीजन होते हैं, तो ये इस तरह के रीजन कहाँ है, इस तरह के रीजन उत्तराखंड वगैरह और हिमाचल प्रदेश में मिले, क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड होती रहती है, आपको पता ही है। तो इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ का जो है टोपोग्राफी है काफ़ी लाइमस्टोन टाइप का है। तो चलिए देखिए आगे, देखिए वही चीज़ कह रहा है कि मिडिल हिमालयाज का जो पार्ट है, हिमालय का जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, वो कार्स्ट माउंटेन है, ठीक। जो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वाला जो रीजन है उसके बारे में बात कर रहा है कि ये उसका पार्ट है। तो अब देखिए अगर जो ये एक ऐसी टोपोग्राफी है, ठीक, और यहाँ पे बारिश हो गई, ठीक, तो वाटर जो है यहाँ से परकोलेट कर गया अंदर की तरफ, यहाँ से इंटर कर गया और ये धीरे धीरे जो है अंडरग्राउंड हो गया है। तो देखिए अंडरग्राउंड फ्लो को जन्म दे दिया, ठीक, अंडर, और यहाँ से सरफेस फ्लो भी हो रहा है, तो इस सरफेस कह रहा है डिजोल्व कर ले रहा है लाइमस्टोन को, डिजोल्व लाइमस्टोन रॉक एक्सपोज टू द सरफेस, जो सरफेस में लाइमस्टोन है उनको तो डिजोल्व करके सरफेस फ्लो कर लिया इसने, और नी अंदर भी वाटर परकुलेट हो गया जो अंडरग्राउंड फ्लो के रूप में हो गया, ठीक। कह रहा है ये भी क्या कह रहा है, रॉक को डिजोल्व कर लेगा अपने पाथ में, इसके पाथ में जितने भी रॉक्स का जो भी मटेरियल आएगा उसको डिजोल्व कर लेगा और क्रिएट करेगा एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, केव टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसको केविन बोलते हैं। अभी आगे हम जब इसकी टोपोग्राफी पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म जब देखेंगे इसके कार्स्ट के, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा केविन एक चीज़, तो वो इसी के बारे में बात कर रहा है कि पानी अंदर चला जाता है और धीरे धीरे यहाँ से करते हुए फिर यहाँ पे आया और यहाँ से निकल गया पानी, ठीक। तो ये बीच में केव टाइप का नहीं स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा मूवीज वगैरह में आप देखेंगे कि केव वगैरह में जाते हैं जहाँ पानी नहीं रहता, नहीं, बाढ़ आ जाती है अचानक से, अपने मन से पानी कभी ऊपर जाता नीचे जाता है, तो ये पानी के कटने से बन जाता है। अभी देखिए कोई एक मूवी हमको प्रॉपर तो याद नहीं आ रही है, ऐसे मूवी देखिए
आप हॉबिट अगर जो देखें तो उसमें केव जो बनी होती है नहीं अंदर, तो वो वाली केव्स जो है इस तरह की जो है, आप बेयर गिल्स का शो देखते होंगे तो काफी इस तरह की केव्स में जाता है, तो वो देखिए उस तरह की केव्स जो है इसी तरह बनती है वाटर से कट होके। देखिए तो ये जो प्लेट्यू है ये कार्स्ट प्लेट्यू है, लाइमस्टोन का बना हुआ प्लेट्यू है, ठीक। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कह रहा है द स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द केमिकल वेदरिंग ऑन द कास्ट टोपोग्राफी, कह रहा है जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा केमिकल वेदरिंग के चलते कास्ट टोपोग्राफी पे, उसको जो है कार्स्ट लैंडफॉर्म बोलते हैं, कार्स्ट लैंडफॉर्म। अभी देखिए कितने तरह के कार्स्ट लैंडफॉर्म हो सकते हैं। अभी देखिए तो देखिए एक अगर जो ये मान के चलते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन हमने कट कर लिया है, ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी का, तो देखिए आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा इसमें। सपोज कीजिए कि बारिश हुई और यहाँ पे कुछ एरिया में पानी लग गया, काफी छोटे एरिया में पानी लग गया, तो छोटे छोटे ना गड्ढे बन गए, तो इनको सिंक होल बोलते हैं। सिंक होल, जी हाँ, सैलो डिप्रेशन, स्मॉल साइज, ये ध्यान रखेंगे, सैलो डिप्रेशन है मतलब बहुत गहरा नहीं है, हल्का छोटा छोटा डिप्रेशन है। देखिए जितने लैंडफॉर्म पढ़ेंगे एक बार आप इंटरनेट पे सर्च जरूर कर लेंगे तो क्या आपको आइडिया हो जाएगा कैसा दिखता है, ठीक। तो देखिए सिंक होल है, सैलो डिप्रेशन, स्मॉल साइज का, ठीक। और देखिए तो एक इसी तरह का देखिए एक और ये दो एक साथ मिल जाए, ठीक, कुछ, ठीक, तो ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर नहीं बना देंगे, तो ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बन गया है ये बेसिकली। तो ये लैपीज है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, सिंक होल जैसा ही होता है, छोटा होता है लेकिन जो है इलोंगेटेड होता है, ठीक। अब देखिए एक स्ट्रक्चर ये है, ये कई सारे जो है कई सारे ये छोटे छोटे 2 4 5 को मिला के एक बन गया है, तो ये डोलाइन है, इनको डोलाइंस बोलते हैं। देखिए लिखा भी है कम्बिनेशन ऑफ सिंक होल, तो सिंक होल का कम्बिनेशन जो है डोलाइन है, ठीक। अभी देखिए ऐसे डोलाइन 4 5 डोलाइन होंगे वो मिल जाएंगे एक साथ जो है, तो उवालास बना देते हैं, उवालास, UVALAS, उवालास, ठीक। ये कम्बिनेशन ऑफ डोलाइंस है, ठीक। तो वही जो हम आपको केव की बात कर रहे थे, तो देखिए वाटर कुछ ऐसे परकुलेट हुआ और इधर से वाटर निकल गया अंदर की तरफ से, तो ये देखिए केव टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है देखिए इस तरफ या इस तरफ वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको केविन बोलते हैं, केविन, ये एक तरह की केव है, केव वाटर से फॉर्म हुई है, ठीक। अभी देखिए वाटर जब जाग रही होगी तो कुछ कभी कभी आप देखिए रेसिडुअल स्ट्रक्चर नीचे की तरफ छोड़ देगा, ऐसा कोनिकल टाइप का नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है कोनिकल टाइप के, इनको स्टेलेगमाइट बोलते हैं, स्टेलेगमाइट। ये कोनिकल स्ट्रक्चर जो है वोल्केनो टाइप छोटे छोटे, ठीक, तो ये जो है स्टेलेगमाइट है। और अगर जो छत से लटके हुए हैं यही जो है केव के छत से लटके हुए हैं तो इनको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, ठीक। छत से लटके हुए तो स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। अब देखिए एक लैंडफॉर्म रह जा रहा है, ये छोटा सा दिख रहा होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए हम आपको एक फिगर बना के दिखा रहे हैं, एक ऐसा अगर जो आप इमेजिन कीजिए कि एक देखिए ये चारों तरफ हार्ड रॉक है, ठीक, और बीच में से जो है पानी परकोलेट हो गया, बीच में से पानी निकल गया, तो ये कुछ ऐसा हॉलो सा नहीं दिखेगा, छेद सा एकदम। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको रिवरटाइन बोलते हैं, रिवरटाइन या रिवराइन, ठीक। तो रिवरटाइन जो है लार्ज हॉलो स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिवरटाइन इज अ लार्ज हॉलो स्ट्रक्चर बॉर्डर्ड बाय हार्ड रॉक, ठीक। तो अभी ये लैंडफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये सारे देखने हैं। उसके बाद आइए और डिटेल में हम केव्स को देख लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए ये देखिए अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये एक अगर जो केव है, देखिए ये वाला जो ऑरेंज वाले में जो पार्ट कवर्ड है ये रॉक है, ये रॉक का पार्ट है, और ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ये समझिए कि ये पाथ है, यहाँ से बंदा अंदर जाएगा नहीं, यहाँ से जाएगा, और ये नीचे वाला तो कभी उसको ऐसा छोटा छोटा देखने को मिल जाएगा कोन टाइप का, तो इसको स्टेलेगमाइट बोलते हैं। और छत से जो ऐसे लटका हुआ होता है इसको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, ठीक। और देखिए कभी तो ऐसा होगा कि ये वाला जो है और ये वाला कभी मिला हुआ रहा होगा और फिर ये बीच में से टूटा होगा, तो ये दो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए होंगे। तो ये जब मिला रहा हुआ होगा, तो मिला हुआ रहा जब मिल जाता है कहीं कहीं, तो इसको पिलर बोलते हैं, पिलर, जी हाँ। उसके बाद देखिए कह रहा है ऑल दीज, ये चीज ध्यान रखेंगे ये सारे जो है रेसिडुअल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है, ये सारे रेसिडुअल स्ट्रक्चर है। अभी देखिए फिजिकल वेदरिंग देखते हैं, केमिकल वेदरिंग में इतना इंपॉर्टेंट था जो हमको देखना है जीएस के लिए, तो अभी हम ये रखते हैं। देखिए फिजिकल वेदरिंग देखते हैं, आइए। तो देखिए कह रहा है फिजिकल वेदरिंग एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करती है कि एक्सटर्नल कंडीशन कैसी है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर एक तरह की एक्सटर्नल कंडीशन है। देखिए तो डेजर्ट में तो देखिए टेम्परेचर डे टाइम में बहुत ज़्यादा हाई होगा,
काफ़ी हाई हो जाता है और नाइट टाइम में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक, तो देखिए एक नॉर्मल बात आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज़ आप देख पाए या ना देख पाए, देखिए कई चीज़ ऐसा होता है ना, आदमी देख नहीं पाता है, बिलीव नहीं करता, लेकिन ऐसा है, मैटर का कोई भी फॉर्म जो है टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता ही होता है, हल्का ही फर्क पड़ता है लेकिन टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। और रॉक भी इसी तरह से, जब वो ठंड में रहता है तो सिकुड़ता है, ठीक, और गर्मी में जो है जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे समर होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वार्म हो जाता है रीजन वहाँ का, तो वो एक्सपेंड करता है अपने आप को। देखिए मैटर की क्वालिटी है, इस पे आप डाउट नहीं करेंगे। अब बचपन में चूंकि पढ़ा दिया गया है कि रॉक का टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो आप देखिए, तो एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, यहाँ मॉइस्चर का भी एब्सेंस होता है, कोई मॉइस्चर तो होता नहीं है कि उसको एक्सपेंशन करने के लिए थोड़ा वाटर खींच लेगा और ये करेगा, तो वो क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है डे और नाइट में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट हो जाता है इसको ड्यूनल कॉन्ट्रास्ट बोल देते हैं। ठीक, अभी देखिए सपोज कीजिए कि ये रॉक ऐसा था, ये बड़ा सा रॉक था, बड़ा सा, ठीक, तो ये जो है, सॉरी, ये देखिए रॉक का साइज कुछ यही रहा, ये मेन साइज है रॉक का, ठीक, ये मेन साइज है रॉक का, आप ध्यान दीजिए, ये वाला मेन साइज है जो ओरिजिनली रॉक रहा होगा। ठीक, तो डे टाइम में जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रॉक इतना बढ़ गया, ठीक, ये वाला पोर्शन यहां तक की रॉक बढ़ गया, ठीक, और नाइट टाइम में तो ये फिर सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, तो पहले यहां तक गया फिर यहां तक सिकुड़ गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि बार बार जो है ये ऐसे सिकुड़ रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, ठीक, फिर जो है कंप्रेस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखिए एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसी भी चीज में अगर जो बारी बारी होगा तो वो अपनी स्किन पील ऑफ करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी एक लेयर जो है इसको पील ऑफ कर देगा, ये इसकी एक लेयर जो है फॉल डाउन कर जाएगी, जो एक लेयर, ये वाली लेयर देखिए फॉल डाउन कर जाएगी, यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स डाउन, और इस प्रोसेस को एक्सफोलिएशन बोलते हैं, एफ है ये, सॉरी, एक्सफोलिएशन, EXFOLIATION, एक्सफोलिएशन। ठीक, कि लेयर का पील ऑफ हो जाना जो है या फॉल डाउन हो जाना जो है एक्सफोलिएशन है। ठीक, अभी देखिए आगे देखते हैं, देखिए एक्सफोलिएशन कह रहा है, एक्सफोलिएशन इज द टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग। एक्सफोलिएशन क्या है, फिजिकल वेदरिंग का टाइप है। ठीक, इन विच देयर इज अ लेयर डिस्टिंग्रेशन, कह रहा है लेयर डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब लेयर, देख रहे थे ना एक लेयर छूट जा रही थी, अभी देखिए क्या होगा, आपको एक चीज दिखाते हैं इसमें कि ये वाला जो हम देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये वाली लेयर छूट जाएगी तो ये बच जाएगा, फिर उसके बाद से इस वाले में एक नया लेयर फॉर्म हो जाएगा और फिर ये छोटे के साथ वो होता ही रहेगा, एक लेयर डिसइंटीग्रेट होगी फिर दूसरी होगी फिर तीसरी होगी, इस तरह डिसइंटीग्रेशन मतलब चलता ही रहेगा, गोज ऑन। ठीक, आगे देखिए, तो कह रहा है लेयर डिसइंटीग्रेशन होता है, एक्सफोलिएशन जो है एक तरह का लेयर डिसइंटीग्रेशन है, ठीक, ऑफ रॉक। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल हॉट, ये कह रहा है ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डे टाइम में टेम्परेचर काफी हाई है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ गया और घट गया तो फिर पत्थर टूट जाएगा, नहीं, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा। देखिए लोहा जो है, आयरन जो है वो सबसे मजबूत चीज मानी जाती है, ठीक, लेकिन आयरन को आप बहुत ही उसके उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर जो 3200 है तो आप उसको 3000 तक 2800 तक उसको आप अगर जो वो कर दें, क्या बोलते हैं उसको, हीट कर दें, वो एकदम रेड हॉट हो जाए और डायरेक्ट उस पर लिक्विड नाइट्रोजन पोर कर दें, तो पता है आपको उसके साथ क्या होगा, वो खट से टूट जाएगा। वही चीज की बात कर रहा है कि वो अचानक से टेम्परेचर में जब चेंज होगा ना तो वो अपना एक लेयर जो है उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा। इसी तरह लेयर डिसइंटीग्रेशन जो है उसी को एक्सफोलिएशन कहते हैं, ठीक, और ये ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स में ही बस देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो, देखिए ये वाला जो है पोर्शन, देखिए ये अर्थ है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है इसका, तो अब देखिए 40 डिग्री से 60 डिग्री तक का जो लेटीट्यूड है, मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट जो है, ठीक, इस मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट में आप देखिए समर वार्म होता है और विंटर वेरी कोल्ड होता है, तो इसके चलते सीजनल कंट्रास्ट हो जाता है। अभी इसके चलते देखिए हमको एक और टाइप की फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं फ्रीज एंड थॉ। ठीक, अभी फ्रीज एंड थॉ में क्या होता है, वाटर जो है अपना स्टेट चेंज करता है जैसे टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट होता है, तो ये तो समझ पा रहे हैं, ठीक, तो इवेपोरेशन रेट जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक, क्योंकि बार बार वो
क्या बोलते हैं, डेजर्ट्स में इवेपोरेशन रेट उतना होता नहीं है, और वे भी 40 डिग्री से 60 डिग्री वाले में तो और नहीं होता है। यहाँ पे ठंड होती है ज़्यादा, ठीक, तो यहाँ पे उतना तो होता नहीं है इवेपोरेशन का रेट। तो वाटर रिमेन ऑन सरफेस, वाटर जो है वो सरफेस पे ही रुक जाता है। तो अगर जो ये देखिए एक ऐसा सरफेस है, ठीक, ये वाला ओरिजिनल सरफेस है। अभी मैं आपको ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए ये जो ऑरेंज कलर से दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल सरफेस है, ठीक। एक सेकेंड, ये ड्रॉ कर ही देता हूँ मैं। ये देखिए ये वाला जो है ओरिजिनल सरफेस है, और इस सरफेस पे देखिए एक छोटे छोटे डिप्रेशन है, इन डिप्रेशन में वाटर भर गया, ठीक। तो क्या होगा, जब टेम्परेचर वेरी कोल्ड, रात में जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, तब बहुत ज़्यादा ठंड में ये जम जाएगा, बर्फ जाएगा। तो वाटर की चलिए प्रॉपर्टी बताइए। वाटर, आपको एक बात पता है, नहीं पता है तो आप आज रात को देख लीजिएगा। अगर जो बॉटल है, बॉटल, वाटर बॉटल में फुल एकदम उसके मुंह तक भर दीजिए, एकदम अंत तक, और फिर उसका टैप बंद कर दीजिए। देखिए करिएगा मत, लेकिन क्या एक्सप्लोड भी कर जाता है कई बार। तो आप अगर ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन देखिए समझिए ऐसे, अगर जो कभी गलती से हुआ होगा तो आप समझ पाएंगे। तो उसको अगर जो आप बॉटल को जो है वो आप काफ़ी टाइट बंद कर दीजिए, ठीक, और एकदम ऊपर तक भर देना है, एक थोड़ा भी स्पेस नहीं छोड़ना, फिर ढक्कन को काफ़ी टाइट बंद कर देना। और उसको आप जब फ्रीजर में रखेंगे, ठीक है, तो आपको कई बार ऐसे सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि बॉटल टूटा हुआ है, ठीक है, फट गया है बॉटल। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वाटर की ये क्वालिटी है कि वो जब अपने आप को लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज करता है, तो आइस जो है वो अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और लिक्विड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये वाटर था, अभी तो इतने में ही हट गया है, लेकिन रात में जो है जब ये ठंडा होगा और बर्फ जमेगा तो इसका एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पहले तो यहाँ तक आएगा, पहले यहाँ तक की रॉक को तोड़ देगा, फिर रात भर में यहाँ पे पानी हो गया, फिर अब पानी यहाँ तक आ गया, और फिर अगली रात को ये ठंडा हुआ, फिर बढ़ा तो फिर यहाँ तक तोड़ दिया, फिर बढ़ा, फिर यहाँ तक तोड़ दिया, फिर बढ़ा, और ऐसे करते करते जब ये देखिए ये वाला कंडीशन आएगा, ये वाला सबसे लास्ट वाला, तो अंतिम में तो ये वाला पार्ट तो अलग ही हो जाएगा रॉक का, और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। और ये दो गड्ढे थे तो ये वाले का भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ये देखिए रॉक जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो चीज़ आपको यहाँ देखने, ये देखिए रॉक जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए मैं ये कह रहा था, यहाँ पे वाटर है, ठीक, और वाटर जो है देखिए अभी एक रात में यहाँ पे पहुँचा, जब ठंडा हुआ तो यहाँ तक का तोड़ दिया, वो एक्सपेंड किया और रॉक को तोड़ दिया यहाँ तक, फिर अगले रात में यहाँ, अगले रात में यहाँ, अगले रात में यहाँ, ऐसे 3 4 5 रातें। ऐसे इतना आसान नहीं दिखता है, एक रात में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 2 3 4 महीने में जो है ये देखिए रॉक को तोड़ देगा, 3 पार्ट में तोड़ देगा, रॉक 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है देखिए ये कह रहा है दीज एरिया कवर्ड विथ आइस या वाटर, ये आइस या वाटर से कवर्ड है। तो अंडर गोज पीरियोडिक मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, बार बार पीरियोडिक मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग होती है इसमें। तो उसके चलते क्या है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। देखिए 3 पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये जो है ये भी एक तरह का जो है वेदरिंग है, ठीक। तो ये वाला प्रोसेस है, इसको फ्रीज एंड थॉ टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, फ्रीज एंड थॉ, ठीक। अभी देखिए ये वाटर है तो समर में या फिर दिन में जो है लिक्विड है और थॉ हो गया, और विंटर में जो आइस है फ्रीज हो गया। तो चेंज इन स्टेट कह रहा है, चेंज इन वॉल्यूम को, जैसे स्टेट में चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और बाद में इसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये फ्रीज एंड थॉ है। देखिए तो फिजिकल वेदरिंग में हम कर लिए, इसके साथ बायोलॉजिकल का एक एग्जांपल आपको बता दिया था ना कि रॉक में क्रैक है और फिर रॉक के ऊपर पेड़ जम गया और फिर वो रॉक को जो है डिसइंटीग्रेट कर दिया, ठीक। ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक वाला बता ही दिया था, माइनिंग वगैरह। ये आपको देखिए ओरली जानना है बस, वो आता भी नहीं है पेपर में, इंपॉर्टेंट नहीं है जीएस के लिए, वो जो है आपको ऑप्शनल्स में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएस के लिए तो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग ही देखनी है। तो अभी तो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग देख चुके हैं, अगले वीडियो में जो है इरोजन देखेंगे। तो इरोजन में हमको कई चीज़ देखने को मिल जाएगी, गलीज इरोजन ये वगैरह, ये सब हम रिवर देखेंगे। रिवर जो है, चूंकि रिवर का जो पार्ट हमको देखना है वो इरोजन में हम देखेंगे, कितने टाइप का कैसे इरोड होती है रिवर। तो वो डिपेंड करता है कि रिवर कौन सा फॉर्म करेगी, ठीक है। ट्रेलिस टाइप का फॉर्म कर रही है, रेडियल पैटर्न फॉर्म कर रही है, ट्री फॉर्म कर रही है, ये सब देखेंगे, ठीक। ट्री मतलब डेंड्राइटिक वगैरह जो है। चलिए, तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में इरोजन करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जो है
पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।